मुझे भी कोविड हुआ, मेरे जीजू को कोविड हुआ, सब लोग हम फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियों से उस टाइम गुजरे। उसी के बाद में मेरी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है जुलाई में, एकदम से डेट आती है। मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी सर। 2019 में मैंने तैयारी भी ऑलमोस्ट बंद कर दी थी, क्योंकि होता है कि अगर आप कहते हैं कि अगर एक आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसा होता है कि जो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, तो आप कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं। अनबिलीवेबल था वो मेरे लिए कि मेरा हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी मेरी 16वीं रैंक थी। नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिन्होंने अपने गांव का ही नहीं बल्कि ज़िले का और उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। ये हैं अनामिका डागर जी। फ़िलहाल ये जज के लिए चयनित हुई हैं। इनसे हम जानकारी करते हैं कि किस तरह से इन्होंने यह सफ़र तय किया और किस तरह की परेशानियों को झेला और आज इस मुकाम पर जा पहुँची हैं। जी, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनामिका डागर है और मेरे माता पिता दोनों साधारण परिवार से ही हैं हम लोग। और मेरे पापा का नाम सुभाष डागर है, वो साधारण किसान हैं। माता गृहिणी हैं ललिता देवी। हम 4 भाई बहन हैं। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है और उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने बीए की है। एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से मैंने एलएलबी और फिर मेरिट कॉलेज से मैंने एलएलएम किया है। इसके बाद मैंने जुडिशरी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी सर 2018 में। और तभी से मतलब मेरा रुझान जो था वो एलएलबी के टाइम से ही था कि मुझे एडवोकेट नहीं बनना था, मुझे जज बनना था। जब मुझसे कोई कहता भी था कि वकील साहब, तो मैं कहती थी नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मुझे तो जज बनना है। तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी उसी टाइम पे। इसके बाद में सर मैंने पहला अटैम्प्ट जो दिया था वो उत्तर प्रदेश जुडिशरी का दिया। और उत्तर प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के बाद में सर मैं मेंस में वहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद 2020 से मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी सर। 2019 में मैंने तैयारी भी ऑलमोस्ट बंद कर दी थी, क्योंकि होता है कि अगर आप कहते हैं कि अगर एक आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसा होता है कि जो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, तो आप कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं। तो वो हुआ। उसी के साथ में नेट का फॉर्म उस टाइम पे निकला। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम नेट ही कर लो कम से कम। तो उस टाइम पे मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, वो नेट क्वालिफाइड हो गया था मेरा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर। 2020 में फॉर्म आए बिहार जुडिशरी के। जब मेरा उत्तर प्रदेश नहीं हुआ तो मैंने तभी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं पूरे भारत में कहीं का भी वैकेंसी आएंगी अभी, मैं उसी का एग्ज़ाम दूंगी। तो सर मैंने बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया। बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम देने के बाद में मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था और 2021 में रिज़ल्ट आया। काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली है, 2020 से और 2022 आ गया है, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 साल लग गए हैं। तो सर 2020 में एग्ज़ाम 6 दिसंबर में हुआ, 21 में रिज़ल्ट आया, 21 में मेरा मेंस हुआ। 21 में मेंस से पहले पोस्टपोन हो गया था, अप्रैल में मेंस होना था। उसके बाद में हमारा परिवार काफ़ी परेशानियों से जूझा। मेरे भाई को कोविड हो गया था, MIS सिंड्रोम एक बीमारी होती है बच्चों में, वो हुई, जिसकी वजह से मेरा भाई ICU में रहा, छोटा भाई था। और मुझे भी कोविड हुआ, मेरे जीजू को कोविड हुआ। सब लोग हम फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियों से उस टाइम गुजरे। उसी के बाद में मेरी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है जुलाई में, एकदम से डेट आती है। तो 20 दिन मुझे उस टाइम पे मिले एग्ज़ाम को रिवाइज़ कि आप रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ भी अच्छे से नहीं कर सकते सर, क्योंकि 8 पेपर होते हैं आपके, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, GK GS, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, और आपका प्रोसीजरल लॉ एंड 3 पेपर अलग से होते हैं, लॉ के ही पेपर होते हैं। वो सब चले हैं, पटना में ही सारे एग्ज़ाम हुए हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी। तो वो सब हुए। उसके बाद में मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपना कर्मा कर दिया है। और जैसे कृष्णा जी कहते हैं कि कर्मा करो, फल की इच्छा आप मत करो, तो मैंने अपना कर्मा करके वहाँ पे छोड़ दिया था। और उसके बाद में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के दोबारा से वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में सर। नवंबर 28 में मेरा उसका एग्ज़ाम हुआ। तो मैंने थोड़ी बहुत जो तैयारी की मैंने उसकी की, और वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सर, मैं बताऊँ आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि एक ऑप्शन खुला रहना चाहिए, तो मैं वो एग्ज़ाम भी देने चली गई। अभी कोर्ट में उसमें स्टे लगा हुआ है, पूरी उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा उसमें भी। इसके बाद सर 10 फरवरी में इसका रिज़ल्ट आता है। इसी के साथ में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो वहीं पे बिहार में ही सरकारी वकील का भी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO का भी एग्ज़ाम दिया था। उसका मेंस होना है मेरा अगले महीने। और ये सब हुआ। उसके बाद में रिज़ल्ट आ गया मेरा मेंस का 10 फरवरी 2022 में। इसके बाद में फिर इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू में भी क्या हुआ कि सर पूरी तैयारी कर चुके हैं इंटरव्यू की, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहा है। मतलब इतना मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हैं कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है। 10 फरवरी से मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई, जून, जुलाई, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ है। फिर एकदम से दोबारा से सरप्राइज़ देते हैं कि 5 अगस्त में डेट दी है कि आप लोग आ जाइए, 22 तारीख से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हैं।
31 अगस्त में मेरा इंटरव्यू की डेट थी सर, और मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छे से मेरा इंटरव्यू हुआ। महिलाओं से संबंधित मेरा पूरा इंटरव्यू डिपेंड रहा। काफ़ी देर 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। 4 मेंबर होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट की जस्टिस भी होते हैं, लोक सेवा आयोग की मेंबर होती हैं, और आपके एक साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं जो साइकोलॉजी आपकी चेक करते हैं, और एक प्रोफेसर होते हैं जो अपना पूरा लॉ में एक्सपर्ट होते हैं। तो मेरा पूरा अच्छे से इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार ही कर रही थी। काफ़ी टाइम लग गया इस बार रिज़ल्ट में, कोविड की वजह से, कि कुछ बच्चों को कोविड हो गया था वहाँ पे, तो कोविड की वजह से उनका दोबारा से मेडिकल हुआ है। तो सर ये सब हुआ एकदम से, फिर रिज़ल्ट आता है। डेट थी 25 सितंबर की, लेकिन तब नहीं आया। फिर दोबारा से डेट चेंज हुई 10 अक्टूबर में। 10 अक्टूबर में सर रिज़ल्ट आता है, तो फर्स्ट पेज जैसे ही मैंने खोला तो अनबिलीवेबल था वो मेरे लिए, कि मेरा हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी मेरी 16वीं रैंक थी। तो मैं बहुत सरप्राइज थी। एक अभी एक सवाल है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बताया कि भाई हिंदी मीडियम से आपने किया था। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, व्हाट्स द डिफरेंस, और जो नई पीढ़ी है वो इसको क्या संदेश देना चाहती है एनबीटी ऑनलाइन के माध्यम से? सर एक तो है हिंदी मीडियम, एक तो हिंदी मीडियम, इसी के साथ में मैंने सेल्फ स्टडी किया, ये भी मैं बताना चाहूँगी। बच्चे कहते हैं कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं होगा, ठीक है। इवन मेरी मम्मी भी ऐसे कहती थी, कोचिंग नहीं की है और पता नहीं क्या होगा। मेरे साथ के दोस्तों ने, बहुत लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, किसी का कोचिंग की है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मेरा हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन हुआ है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंटेंट की नॉलेज होना चाहिए, आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे वो हिंदी हो। वहाँ पर सर रिटन एग्ज़ाम होता है, आपको लिखना होता है। तो आपके जो मेंस की रिटन एग्ज़ाम में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर से कंसेप्ट को आपके समझ सके। तो सब कुछ है कि आपको समझ में आना चाहिए और आप दूसरे को उसे समझा सकें। अगर आपको ये नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो हिंदी मीडियम है और चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है। रवि सिहाग जी और दिव्या तनवर जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है IAS ऑफिसर के रूप में, और जुडिशरी के रूप में 16वीं रैंक में शायद मैं बनी हूँ। इस मुकाम के लिए आप, जैसे अभी आपने बताया, इतना सफ़र भी आपने तय किया, तो किसको आप एक अपना आदर्श मान के चलती हैं? किसी कोई एक ऐसी शख्सियत बताएं। सर मैं अपनी मम्मी को अपना आदर्श मानती हूँ। मेरी मम्मी ने पूरे जीवन बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वही मेरा आदर्श है। और बात की जाए अगर बाहर की पर्सनैलिटी की, तो सर रवि सिहाग जी को मैं अपना आदर्श मानती हूँ। IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने पहले रैंक 327 के आसपास प्राप्त की थी, लेकिन 2022 में जब उनकी रैंक आई 19 रैंक आई हिंदी मीडियम से, तो मुझे लगा सर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और सब लोग कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद एनबीटी ऑनलाइन से बात करने के लिए। ये थी अनामिका डागर जी, जिन्होंने बताया कि ये जज बनने के लिए इन्होंने कितना सफ़र तय किया। गाज़ियाबाद से एनबीटी ऑनलाइन के लिए तेजेश चौहान।